हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 2015 का एक जेई एडवांस लेवल का पैराबोला का क्वेश्चन किया था। और क्योंकि 2015 के अंदर जेई एडवांस लेवल पर पैराबोला के 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये वो दूसरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। इसमें क्या बोल रखा है, लेट द कर्व कैपिटल सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x with respect to the line x plus y plus 4 equals to 0 if capital A and capital B are the points of the intersection of curve C with the line y equals to minus 5, then find the distance between the points A and B। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए चलेंगे तो मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी इंट्रिकेसी के बारे में पता लगेगा, थोड़ी सी अंदर की टेक्निकलिटी के बारे में आइडिया लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक रफ फिगर से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और जैसा कि हमें बता रखा है, यहाँ पर पैराबोला दे रखा है हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो लाइन है ये इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस पर रफली भी अगर हम ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से होगी कि इसका जो हमारे पास स्लोप आ रहा है वो -1 आ रहा है। -1 का मतलब होता है कि वो उसका जो स्लोप है वो 135 डिग्री आ रहा है। अगर 135 डिग्री होगा और अगर हम यहाँ से इंटरसेप्ट के बारे में अगर चेक करते हैं तो इंटरसेप्ट इस लाइन का एक्स और वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड में नेगेटिव एक्सिस पर आ रहा है। तो सेगमेंट जो हो जाएगा इसका बेसिकली ये जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली -4,0 एंड 0,4 पर -4 पर ये कर रही है। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। ये हमने एक ये रफ फिगर को ड्रॉ कर लिया है इस लाइन का। ये लाइन है हमारे पास, इसको भी लिख लिया हमने x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे के माइंड में आना चाहिए कि आखिर हम इसकी जो मिरर इमेज बना रहे हैं वो कैसे तरीके से बनेगी, उसको हमें बस सोचना है। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है मिरर इमेज को इमेजिन करने की कि मिरर इमेज कैसी बन रही होगी। हम वो मिरर इमेज ऐसी भी सोच सकते हैं, ऐसी भी सोच सकते हैं, ऐसी भी सोच सकते हैं और ऐसी भी सोच सकते हैं। सोचने के लिए हमें कुछ नहीं बोल रखा है। क्यों? क्योंकि कर्व को हमें कैलकुलेट करके नहीं बताना है, केवल और केवल डिस्टेंसेस के बारे में पूछा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस को। तो ये हमारे लिए अननेसेसरी है, लेकिन क्योंकि हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन की हर डिटेल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से भी अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जो मिरर इमेज हमारी बनने वाली होगी इसकी जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो बेसिक फिगर जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो हम उसको इमेजिन कर पाएंगे। कैसे? हमने क्या किया, सोचा थोड़ा सा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसको कि हम मिरर इमेज मान के चल रहे हैं, उस मिरर इमेज के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास एक्चुअल कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसका जो एक्सिस है वो कितना डिग्री का एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर ये एंगल हमारे पास 135 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एक लाइन का पूरा जो एंगल होता है वन साइड वो कितना होता है टोटल 180 डिग्री। तो अगर ये 135 डिग्री है इस लाइन का, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 135 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये जो एक्सिस है हमारे पास पैराबोला का, उस एक्सिस का इस लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बचा रह जाएगा, बना रह जाएगा 45 डिग्री। अब हमें पता है कि हमें मिरर इमेज बनानी है इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस कर्व की। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से ये 45 डिग्री यहाँ पर बना रहा है उसी तरीके से अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलरली अगर इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं तो जो बनने वाली जो मिरर इमेज रही होगी वो भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर कहीं पर आ रही होगी। और यहाँ पर जिस तरीके से ये फिगर इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से इमेजिनेट करेंगे तो हम पाएंगे कि वो जो बनने वाली फिगर होगी कुछ इस टाइप से बन रही होगी, क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है 45 डिग्री के एंगल पर, मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली
ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बनने वाले कर्व के एक्सिस को। और क्योंकि अगर ये एक्सिस होगा तो ऑब्वियसली हम देख पाएंगे कि जिस तरीके से पैराबोला माउथ ओपनिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में, उसी तरीके से मिरर इमेज के अंदर ये पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। अब हमारा क्वेश्चन इसकी इमेज को बनाने का नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सिंपल तरीके से पूछ रखा है कि अगर हमारे पास ये कोई मिरर इमेज इस पैराबोला की इस लाइन के रेस्पेक्ट में आ जाती है तो हमें ये बताना है कि कोई एक लाइन है y इक्वल्स टू -5 करके, वो लाइन इस कर्व को जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, और इन्होंने वो नाम भी दे रखे हैं a एंड b, तो हमें बस इस ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताना है। बस इतना सा ही ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर पैराबोला के रेस्पेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मिरर इमेज यहां पर इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये जो बनने वाली हमारे पास मिरर इमेज होगी, उसका मिरर इमेज हम निकालने की कोशिश करते हैं। किसका? इसके ऊपर अवेलेबल किसी एक पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में, जो कि इस पर्टिकुलर कर्व सी के ऊपर अवेलेबल होगा। तो आप जानते हैं कि जब जनरली हमें कभी भी किसी कर्व के अंदर कोई पॉइंट नहीं गिवन कर रखा होता है तो इन जनरल हम पैरामेट्रिक फॉर्म को उस पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। तो हमने अभी के लिए कहीं पर भी इस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P को कंसीडर कर लिया। लेट से अभी के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट को मान लिया है P, और इसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए हैं 80 स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ 80, क्योंकि हम जानते हैं पैराबोला के लिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, 80 स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ 80। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो a रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोकस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमने इसको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे टी स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ टी। जैसे ही हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, अब हम इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज जो कि इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर आ रहा होगा, जो कि हमने इमेजिनेट किया है, वो अब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेट से अगर ये पॉइंट P था तो जो बनने वाला मिरर इमेज होगा लेट से वो कितना हो जाएगा P डैश, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी हमें नहीं पता है वो कितने हैं, तो उसको अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं x y। तो क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर ये चीज़ सीख रखी है कि अगर हमें किसी पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालना हो तो उसको निकालने का डायरेक्ट एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है मिरर इमेज निकालने का, हम लिख देते हैं मिरर इमेज फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट x1 y1 with respect to a line ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। वो किस तरीके से हमें मिलता है, अगर आपको याद आ रहा हो, x माइनस x1 अपॉन इस लाइन में जो x का कोफिशिएंट होता है अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन ये y का कोफिशिएंट जो होता है b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ, ध्यान से देखेंगे, a टाइम्स ऑफ ये जो हमारे पास x और y है इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं इस x1 y1 कोऑर्डिनेट से, जो कि हमें गिवन कर रखे होते हैं x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c एंड होल अपॉन ये जो x का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट b का स्क्वायर। अब अगर हमारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम इजीली इस पॉइंट को एक्स वाई को P डैश के पॉइंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर ये जो x1 y1 है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये इस पैरामेट्रिक फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको हमने लिख लिया है, और इसको और इन पॉइंट्स को और इस लाइन को यूटिलाइज कराते हुए हम इस P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो हमने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी और अपने पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास हो जाएगा x माइनस टी स्क्वायर अपॉन
क्योंकि हम देख रहे हैं लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 1, y का कोफिशिएंट भी कितना आ रहा है 1, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास +4। तो उन सारी की सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर पुट करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ रही है 1 इक्वल टू y माइनस y1 हमारा जो गिवन पॉइंट है, गिवन कोऑर्डिनेट है, उसके अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है 2t, और b की वैल्यू भी कितनी हो रही है हमारे पास 1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ, ध्यान से देखेंगे a की वैल्यू पहले से ही 1 कर रखी है, और क्योंकि x1 जो है वो गिवन पॉइंट है, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस b भी हमारे पास 1 ही है, और y1 हमारे पास कितना है 2t, और क्योंकि c की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 4 होल अपॉन हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, और b की वैल्यू भी 1 थी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2t, और यहाँ पर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 4, और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है ये 2। तो अगर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे बचेगा केवल हमारे पास माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो अब हमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां से इस पर्टिकुलर को लेते हुए कैलकुलेट करनी स्टार्ट कर दी। हमने इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया और इसके साथ इसका भी कॉम्बिनेशन बनाया और थोड़ा सा सॉल्व करा यहां पर। तो हम देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ध्यान से देखेंगे ये जो माइनस टी स्क्वायर है, जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस टाइम्स ऑफ 2t प्लस 4, और उसी तरीके से जब हम y को भी जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये माइनस 2t और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2t हो जाएगा। बचेगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। अब हमारे पास x और y के दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म को। अब यहां पर सोचने वाली बात बस इतनी है कि अगर हमसे कर्व को पूछा गया होता कि कर्व किस तरीके का बनेगा, तो हम सिंपल से इस पैरामेट्रिक फॉर्म में से ये जो t पैरामीटर है इसको रिमूव कर देते, इसको वैनिश कर देते, और अपनी जो इक्वेशन है x और y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके आपको दिखा देते, क्वेश्चन पेपर के अंदर लिख देते अगर हमसे ये पूछा गया होता। लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर कर्व C के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है। इस वजह से अगर हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तो हम इसको सॉल्व करके पैराबोला की फॉर्म जो निकल के आएगी, बेसिकली कर्व निकल के आएगा, और आप देखेंगे जब आप उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है बनने वाली जो हमारी कर्व की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक फॉर्म होगी। जैसे ही आपके पास वो पैराबोलिक फॉर्म हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअल में भी ऐसा ही होगा, जो कि हमने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर रफ फिगर की फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन ये नहीं है हमारा कि हमें इससे कर्व की फिगर बनानी है या नहीं बनानी है, या कर्व को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन सिंपल से बस इतना पूछा गया है कि अगर इस कर्व को कोई एक लाइन y इक्वल टू -5 करके दो जगह इंटरसेक्ट करती है पॉइंट A एंड B पर, तो हमें A और B के बीच की डिस्टेंस को निकालना है। यहाँ पर टेक्निकलिटी से रिलेटेड बस एक सिंपल सा पॉइंट इतना है कि इन्होंने जो लाइन की इक्वेशन दी है वो लाइन की इक्वेशन इस तरीके से दी है कि जो y है वो इक्वल टू -5 करके, मतलब x का इसमें वेरिएबल नहीं दे रखा है। जब इसमें x का वेरिएबल दे ही नहीं रखा है और y का केवल और केवल कांस्टेंट टर्म इसके अंदर दिखा रखा है, मतलब केवल y की वैल्यू दे रखी है, तो अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगा देंगे तो इस पर्टिकुलर को आप इस पर्टिकुलर के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। इससे पहला फायदा तो ये है कि आपको इन दोनों का यूटिलाइज करके टी को रिमूव करके कर्व की इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, और अननेसेसरीली जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी वो आपकी बचेगी। दूसरा आपको ये फायदा मिल रहा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद से ही इन्होंने y इक्वल टू -5 बोल रखा है। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन की जो इक्वेशन है हम देख रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंगली t जो हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास पैरामीटर t की वैल्यू आ जाएगी।
जैसे ही हमारे पास पैरामीटर टी की वैल्यू आ जाएगी, हम दोनों ही पॉइंट्स ए एंड बी को बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इन दोनों को इक्वेट करा, क्योंकि ये जो लाइन है बेसिकली जब इस कर्व को यहां पर टच कर रही होगी, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब ये लाइन इस कर्व को यहां पर टच कर रही होगी, इस कोऑर्डिनेट का पर्टिकुलर का यहां पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी -5 होगा। और हम देख रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंगली भी यहां पर इस कर्व का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, इतना। तो इक्वल इक्वेट करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है -5 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। और जब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और टी की वैल्यू आ रही है आपके पास ±1। अब जैसे ही आपके पास टी की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी तो आपके पास केस भी कितने बन जाएंगे, 2 केसेस बन जाएंगे। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर सिंपल से एक तो केस 1 बना दिया और इसी तरीके से आपने एक केस 2 बना दिया। केस 1 का मतलब हो गया कि आपने टी की वैल्यू क्या एज्यूम करी है यहाँ पर 1, और केस 2 का मतलब हो गया कि आपने टी की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली है यहाँ पर -1। जब आपने t की वैल्यू 1 एज्यूम करी है तो देखेंगे कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है आपके पास, 2 + 4 6 मतलब -6 और 1 + 4 5 मतलब -5। तो यहाँ से आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -6 एंड -5। और क्योंकि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा है इसको चाहे आप पॉइंट ए मान सकते हो चाहे बी मान सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर अगर आप देखोगे ए पॉइंट ज़्यादा लेफ्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये पॉइंट ए लेंगे या बी लेंगे। इसके लिए हम पहले ये जो सेकंड केस है जिसके अंदर t = -1 लिया है, इससे और कोऑर्डिनेट जो हमारे कैलकुलेट होने वाले हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम इनको ए और बी एज्यूम कर सकते हैं। तो खैर हमने जब t = -1 को जब इसमें पुट किया तो हम देख रहे हैं -1 जब हमने रखा तो -2 + 4 ये हमारे पास हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस लगा हुआ है तो -2। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास -2 हो गया है एंड y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली हमारे पास कितना आएगा, -5 ही आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये लाइन तो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो ऑब्वियसली ये यहां पर जब a और b पॉइंट पर इस कर्व को कट करेगी तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है तो वो दोनों ही पॉइंट्स के अंदर सेम रहने वाला है, केवल और केवल x कोऑर्डिनेट ही हमारा डिफरेंट रहेगा। तो आप अभी के लिए इसको a पॉइंट एज्यूम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रफ फिगर, और इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, पॉइंट बी। और इसके अकॉर्डिंगली जब आपको पॉइंट ए और बी की बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो आपको कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हो y कोऑर्डिनेट जब सेम है तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वही हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 6 - 2। तो वैल्यू हमें दे देगा ए बी की 6 - 2 या -2 -6, वो हो जाएगी हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स। तो ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारा PYQs का जो सफ़र है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।